क्या आप ट्रिंग के इतिहास को जानते हैं, जो हर साल 21 दिसंबर की आधी रात को मनाया जाता है? इसे किस राजा ने स्थापित किया था और इसके पीछे क्या कारण था? ट्रिंग या त्रिपुरा संवत को त्रिपुरा सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में क्यों नजरअंदाज किया गया? यह कब पुनर्जीवित हुआ और किस वर्ष ट्रिंग को फिर से मनाया गया? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोकलोर में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिपुरा संवत स्थापना के इतिहास के बारे में, जिसे लोकप्रिय रूप से ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा साम्राज्य के भव्य महल में राजा धर्ममाणिक्य अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। शाम की सूर्य किरणें उनके पूर्वजों की सुंदर गाथाओं से भरी हुई जटिल चित्रकथाओं पर पड़ रही थीं और उनके पूर्वजों की वीरता की कहानियां होती। परंतु राजा चाहते थे कि वे इन कथाओं को अपने सबसे भरोसेमंद विद्वान से सुने। राजा ने अपने राज्य पुरोहित बुद्धिमान दुर्लभेंद्र छोंताई से पूछा, हमें बताइए, हमारे पूर्वजों ने रंगामाटी की भूमि पर कैसे विजय प्राप्त की? हम शक्तिशाली त्रिपुरा वंश के लोग चंद्रवंश से उत्पन्न हुए हैं और मैं इस विजय की सच्ची कथा जानना चाहता हूं। राजा पुरोहित दुर्लभेंद्र छोंताई, जो इतिहास के ज्ञान से सदैव संपन्न थे, राजा के सामने नतमस्तक हुए और अपनी कथा प्रारंभ की। लिका जनजाति का राज्य राजन। बहुत समय पहले रंगामाटी की भूमि पर लिका जनजाति का शासन था। वे अत्यंत धार्मिक और अनुशासन प्रिय लोग थे। उनका विश्वास था कि पवित्रता से ही ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। उनका भोजन धार्मिक विधियों से बनता था। उनके वस्त्र कभी अपवित्र भूमि को स्पर्श नहीं करते थे और वे अपने सभी अनुष्ठानों को कठोरता से निभाते थे। वे न केवल धार्मिक थे, बल्कि महान योद्धा भी थे। उनके सैनिक अत्यंत निपुण थे। उनकी विशाल सेना के साथ शक्तिशाली युद्धार्थी चलते थे, जिनके कदमों से धरती हिलती थी। उनके गांव रंगामाटी से दूर तक फैले थे, जो पूर्वी लिका नदी के किनारे बसे थे। परंतु उनकी सबसे अद्भुत परंपरा गोमती नदी का महायज्ञ था। वर्ष में एक बार वे एक ऐसा अनुष्ठान करते थे जिसके प्रभाव से नदी का प्रवाह रुक जाता था। जब उनके मंत्र गूंजते थे तो जलधारा रुक जाती थी, मानो उनके भक्ति के सामने नतमस्तक हो गई हो। पीढ़ियों तक वे अजेय और सुरक्षित रहे, परंतु भाग्य ने एक नया मार्ग तय कर दिया था। त्रिपुरा राज्य की महान शक्ति से उनका सामना होने वाला था। एक दिन त्रिपुरा राज्य के दूत लिका भूमि में गए और वहां के अनुशासन और शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब राजा जुझारू फा को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा, एक विजय जो उनके नाम को अमर कर देगी। इस प्रकार 590 ईस्वी में जब शुभ नक्षत्रों का संयोग बना, तब राजा जुझारू फा ने अपनी सेना एकत्रित की और रंगामाटी को जीतने के लिए अभियान शुरू किया। यह भूमि, जो अपार संपदा और महान योद्धाओं से सुसज्जित थी, उनके साम्राज्य का सबसे बहुमूल्य रत्न बन सकती थी। उनकी सेना विशाल और अत्यंत संगठित थी। सबसे आगे पैदल सैनिक थे, जिनकी भाले सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। उनके पीछे घुड़सवार योद्धा थे, जो लंगाई और नावदाई दलों से थे, जिनके युद्ध घोष से पर्वत गूंज उठते थे। राजा के अपने भाई सेना के दोनों किनारों का नेतृत्व कर रहे थे, जिससे युद्ध की रणनीति मजबूत बनी रहे। अतिरिक्त सैनिक भी तैयार थे, जो किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में सहायता के लिए खड़े थे। उनकी सेना में एक विशिष्ट गुप्त दल भी था, जो राजा और सेनापतियों की रक्षा के लिए जीवन देने को तैयार था। युद्ध अभियान से पहले राजा जुझारू फा, जो ईश्वरीय संकेतों में विश्वास रखते थे, देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने गए। जब संकेत अनुकूल आए तो उन्होंने सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उनकी सेना में कुकी योद्धा भी थे, जो जंगल युद्ध में निपुण थे। वे रास्ते साफ करने लगे, किलेबंदी करने लगे और सेना को लिका प्रदेश की गहराइयों तक ले गए। शीघ्र ही त्रिपुरा सेना लिका के किलों के द्वार पर खड़ी थी। लिका गांवों का पतन। त्रिपुरा सेना जब लिका प्रदेश में और भीतर पहुंची तो उन्होंने एक छोटी नदी के किनारे बसी शांतिपूर्ण बस्तियों को देखा।
इन गांवों को यह अंदाजा भी नहीं था कि उन पर एक बड़ा संकट आने वाला है। त्रिपुरा योद्धाओं ने तेज आक्रमण किया। वे कवच पहने आगे बढ़े, तलवारें टकराईं, भाले फेंके गए और युद्ध हाथियों ने सब कुछ रौंद दिया। लिका योद्धा बहादुर थे, परंतु त्रिपुरा सेना की ताकत के आगे टिक नहीं सके। गांव जलाए गए, योद्धा मारे गए या बिखर गए। जीवित बचे लोग डरकर अपने अंतिम गढ़ रंगामाटी की ओर भागे। जब यह समाचार लिका राजा तक पहुंचा तो उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंतिम युद्ध की शपथ ली। अपने सेनापतियों को बुलाकर लिका राजा ने घोषणा की, हम अपनी भूमि वापस लेंगे। हर योद्धा को एकत्र करो, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। परंतु वह केवल योद्धा ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी थे। उन्होंने पवित्र शास्त्रों से परामर्श लिया और एक अनोखी योजना बनाई। हम भूसी हस्क की दीवार बनाएंगे, उन्होंने आदेश दिया। त्रिपुरा राजा धार्मिक हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भूसी पर पैर रखना देवी लक्ष्मी का अपमान है। वह इसे पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। लिका योद्धाओं ने राजा के आदेश पर विशाल भूसी की दीवारें खड़ी कर दी, यह विश्वास करते हुए कि उनकी भक्ति और चतुराई उनके शत्रु को रोक देगी। अंतिम युद्ध का समय आ गया था। रंगामाटी का युद्ध। रंगामाटी पर चंद्रमा चमक रहा था। त्रिपुरा सेना भूसी की ऊंची दीवारों के सामने खड़ी थी। लिका राजा पूरी श्रद्धा से अपने किले में प्रतीक्षा कर रहे थे, यह सोचकर कि त्रिपुरा राजा कभी भी इस दीवार को पार नहीं करेगा। क्षण भर के लिए त्रिपुरा योद्धा रुके, परंतु राजा जुझारू फा ने दृढ़ स्वर में कहा, आगे बढ़ो। युद्ध का मैदान अंधविश्वास के लिए नहीं रुकता, इसे जीतना हमारा अधिकार है। त्रिपुरा सेना पूरी शक्ति से आगे बढ़ी और बिना संकोच भूसी को कुचल दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारें टकराईं, बाण बरसे और युद्ध हाथियों ने दीवारों को तोड़ दिया। लिका योद्धा वीरता से लड़े, परंतु त्रिपुरा सेना की विशाल शक्ति को रोक नहीं सके। एक एक कर वे गिरने लगे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो रंगामाटी का किला जीत लिया गया था। लिका राजा ने क्रोधित होकर अंतिम शाप दिया, तुमने धर्म का अपमान किया है। तुम्हारे वंशज तुम्हारी भूमि और शक्ति खो देंगे। परंतु पराजित राजा के शब्द भाग्य को नहीं बदल सकते थे। त्रिपुरा की विजय पूरी हो गई थी। नया युग, नया राज्य। राजा जुझारू फा ने विनाश के बजाय मित्रता की पेशकश की। उन्होंने लिका के अनुशासन और शक्ति को स्वीकार किया। रंगामाटी को त्रिपुरा की नई राजधानी घोषित किया गया। क्या यह लिका राजा का श्राप था जिसने त्रिपुरी लोगों का भाग्य बदल दिया? क्या इसी कारण त्रिपुरा ने अपना राज्य, शक्ति, भूमि और प्रशासन खो दिया और उसके लोग गरीब और कमजोर हो गए? केवल समय ही इसका उत्तर जानता है। लेकिन इस विजय की यादें आज भी जीवित हैं। यही दिन त्रिपुरा युग, जिसे त्रिंग कहा जाता है, की शुरुआत बना और इसे हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। त्रिपुरा युग, त्रिंग 590 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक त्रिपुरा का आधिकारिक कैलेंडर था। इसके बंद होने के बाद सरकारी अभिलेखों में बंगाली युग का उपयोग किया जाने लगा। त्रिपुरी राष्ट्रीय जागरण आंदोलन के कारण 1991 में त्रिंग को राज्य कैलेंडर में फिर से शामिल किया गया। 2001 में इसे पहली बार गीतों और ऑर्केस्ट्रा के साथ सार्वजनिक रूप से मनाया गया ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसकी प्रारंभिक तिथि को लेकर अभी भी बहस जारी है। कुछ लोग 22 दिसंबर का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य वैशाख के पहले दिन को सही मानते हैं, जो बंगाली कैलेंडर के पहले दिन से मेल खाता है। यह त्रिपुरी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे मनाना और इसके बारे में जागरूकता फैलाना जारी रखना चाहिए। त्रिपुरा के इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए मेरे राजमाला श्रृंखला के वीडियो देखें और यदि आपने अभी तक मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अपडेटेड रहें।